हेलो आई एम वैशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो मेरे चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली में आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे आप बीएससी, एमएससी, सीएसआई नेट या गेट के एस्पिरेंट्स हो, इवन यूपीएससी के भी स्टूडेंट्स हो तो भी ठीक है। और ऑपरेशन रिसर्च में अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो भी मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आज का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गेट का 2023 का एग्जाम होने वाला है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट आपके में आता है उसके अंदर एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो समझेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो जो थ्योरम्स पे बेस्ड होता है, ठीक है ना, जो थ्योरम्स है उस पे बेस्ड होता है। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है, इसमें एक्चुअली 3 पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट का क्वेश्चन आता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। जो तीसरा आपका क्वेश्चन आता है उसमें वो फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड दिया रहेगा, फिजिबल सॉल्यूशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास ऑलरेडी होगी, और आपसे कहेगा आपको इसकी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको बताना है। तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना फिजिबल सॉल्यूशन में से तो उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, और थ्योरम्स तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आज हम पहले फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। 2 थ्योरम सीखेंगे जिसमें हम एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन और एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर 2022 गेट मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन फिजिबल सॉल्यूशन से ही रिलेटेड आया था, तो वो भी मैं आज डिस्कस करूंगी। फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन से सॉल्व करके देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंडर में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कुछ पॉइंट्स हैं, बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहला कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक्चुअली हम सब प्रॉब्लम ऑफ एलपीबी कह सकते हैं, ठीक है ना। एलपीबी की सब प्रॉब्लम भी कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। तो ये एक सब प्रॉब्लम है एलपीपी से, ठीक है। मतलब एलपीपी से ही डिराइव्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सॉल्व एक्चुअली करते हैं जब हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना होता है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं या इसको कहाँ यूज़ किया जाता है वो मैं बताती हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, ठीक है। ये एक फैक्ट्री है, ये कुछ प्रोडक्ट को अपने प्रोड्यूस करती है, कुछ प्रोडक्ट्स इसके प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो फैक्ट्री है, हमने चलो अज्यूम किया ये 3 सिटीज़ हैं, 3 सिटीज़ हैं, C1, C2 और C3, और इनमें हमारे पास फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3 है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे रिटेलर्स बैठे हैं, ठीक है। रिटेलर हैं R1, R2, R3, R4 और R5। सो इन तीनों फैक्ट्रीज़ में जो हमारा प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को हमें डिफरेंट रिटेलर्स तक पहुँचाना है, ठीक है। अब हमें उन रिटेलर्स तक जब किसी प्रोडक्ट को पहुंचाना होगा तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अंडर कंसिडरेशन आएगी। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें देखनी होगी। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कोई फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोडक्शन अमाउंट, और जो रिटेलर्स की अवेलेबल नीड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिटेलर्स की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको कैसे फुलफिल करते हैं, और फुलफिल करेंगे जिसमें हमारी आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी में हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही हम इस चैप्टर में सीखते हैं, ठीक है। अब जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनसे हमें क्या होता है, हमें उससे प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है ना, तो उससे हमें प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। और जो हमारी रिटेलर्स हैं या जो हमारे वेयर हाउसेस हैं, जिन्हें गोडाउन्स कहते हैं, जो लोग रिटेलर्स अपने गोडाउन में सामान रख रहे हैं, तो उनकी क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वेयर हाउसेस की या रिटेलर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो हम एक्चुअली बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउसेस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अराइज होती है, हमें उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कलर इसका चेंज कर लेती हूँ एक्चुअली। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और एक होती है हमारी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ये कहते हैं कि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज है, या आप इसको कह सकते हो टोटल अवेलेबिलिटी जो है,
इक्वल टू हमारी टोटल रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाता है। जिस भी क्वेश्चन में टोटल अवेलेबिलिटी या टोटल रिक्वायरमेंट बराबर आ रहे हों तो उस प्रॉब्लम को हम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। जहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी नॉट इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा अनबैलेंस्ड होगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताती हूँ, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन हमारा दिया गया था 2022 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अभी आप मत करिएगा, अभी सिर्फ ये समझिए कि ये क्या दिया गया। देखिए P1 P2 P3 हमारी कैपेसिटीज़ हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये शिप्ड टू द मार्केट, M1 M2 हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट इज शिप्ड टू द मार्केट्स। ये हमारे मार्केट हैं और ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गई, हमारी अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, और ये हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट। हमने कहा हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर बैलेंस्ड होती है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे इसका सम लो कितना हो जाएगा, 10, 0 कैरी 1 2 3 4 5 50, और इधर आप करेंगे 20 + 30 = 50। तो ये हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आते हैं पीछे। सो थर्ड स्टेप हमने सीखा, अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद हम उस बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन पे फिजिबल सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ, फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला मेथड है रो मिनिमा मेथड। फर्स्ट रो मिनिमा मेथड। सेकंड है आपका कॉलम मिनिमा मेथड। थर्ड है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। और फोर्थ है आपका पेनल्टी मेथड, TY पेनल्टी मेथड, या इसको पेनल्टी मेथड को हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको एब्रीविएशन है इसकी वैम, इससे भी फेमस है। अब रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, या फिर एक और होता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, पेनल्टी मेथड या फिर मैट्रिक्स। इन 5 मेथड को जब आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अप्लाई करते हो, सबसे पहला स्टेप चेक करते हो टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट, अगर वो है तो आप फिर फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हो। फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इन 5 मेथड में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमारी हमेशा रिक्वायरमेंट ये होगी कि जिससे भी हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करें वो सबसे कम हो, ताकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारी फिजिबल सॉल्यूशन और भी कम आ जाए। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन की कॉस्ट कम आएगी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कॉस्ट ऐसी आए ताकि फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो सेम हो या दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही मिनिमम हो, इसलिए वो मेथड यूज करना होता है जिसमें हमारी वैल्यू सबसे परफेक्ट आए, मतलब सबसे लोएस्ट कॉस्ट हमें मिले फिजिबल सॉल्यूशन के दौरान। तो हमारा जो ये पेनल्टी मेथड है, वैम मेथड, आपने ज़्यादातर अपनी बुक्स में देखा होगा कि जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैम मेथड लगाने के बाद ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, क्योंकि वैम मेथड से सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। लेकिन जब आप ये वाला एग्जाम, अगर आप ये वाला पिछले साल का क्वेश्चन देखें गेट का, तो आप इसमें देख सकते हो कि इन्होंने पूछा है, देखो नीचे, देन द कॉस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इन्होंने कहा है कि आप इसमें फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से फाइंड करो। तो आप इसमें वैम मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स मेथड जब आप लगाते हो तो कॉस्ट में डिफरेंस आती है, चाहे एक ही रुपए की हो। कभी कभार ये हो सकता है कि सेम आ जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में सारे केसेस के जो कॉस्ट है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आती हैं। तो आप कोई भी लगा के आंसर नहीं लिख सकते हो, आपको क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही समझते हैं। उससे पहले मैं आपको, हमने 4 पॉइंट समझ लिए। 5th पॉइंट है थ्योरम्स। मैं 2 थ्योरम्स आपको बता देती हूँ। 5th में हम यहाँ पे 2 थ्योरम्स पढ़ते हैं जिनके स्टेटमेंट्स एक्चुअली हम यूज़ कर लेते हैं, और जितने भी ये नोट्स मैं दे रही हूँ आप दूंगी, तो इनके हैंडरिटन नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, आप उससे ले सकते हो, ठीक है ना। तो पहली थ्योरम हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, और दूसरी होती है हमारी थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कहती है कि इफ यू हैव अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, व्हाट it is a requirement that summation aij should be equal to summation bij, which means total availability is equal to total requirement. Okay, for the existence of feasible solution of a transportation problem, total availability satisfy total requirement, तब आपका solution feasible होगा। ठीक है, feasible solution की existence होगी। existence of optimal solution में हम पढ़ते हैं कि for every transportation problem, for एवरी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड है, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है तो हमेशा सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस आपको मिलेगी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड। पहला पॉइंट इसलिए कि जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होती है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी क्लोज्ड हो जाती है, बाउंडेड हो जाती है, इसलिए उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनके प्रूफ्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए ताकि आप इनको यूज़ कर सके क्वेश्चंस में। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 चीज़ें बताई। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 तरीके की होती हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तीसरा हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड को चेक करने के लिए टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। चौथा हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशंस, सिर्फ और सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो हमने समझा। अब हम समझते हैं ये मेथड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर आपको दी गई हो तो अब आप उसमें किस तरीके से उसका फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करोगे, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहला मेथड बता रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। अ सर्टेन प्रोडक्ट, देखो ये क्वेश्चन 2022 का है, क्या दिया गया देखो, ये तो खाली स्टोरी दी गई है, मेनली आपका क्वेश्चन ये और ये आपके काम का है। ठीक है ना। अ सर्टेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्लांट्स P1 P2 P3, मतलब हमारे पास 3 फैक्ट्रीज, इजी लैंग्वेज में समझ लो, या फिर प्रोडक्ट जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वो फैक्ट्रीज हैं, हुज कैपेसिटीज आर 15, 25 एंड 10 यूनिट्स। इनकी जो कैपेसिटी है मतलब इतनी है, दैट मीन्स कि कोई फैक्ट्री जो है उसके प्रोडक्शन की जो लिमिट है वो इतनी है। ओके, द प्रोडक्ट इज शिप्ड टू द मार्केट, और M1 M2 M3 M4 आपके मार्केट हैं, हुज रिक्वायरमेंट आर 10 10 10 एंड 20। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे अब आप ये ना समझो, मतलब आपको मैट्रिक्स नहीं देखनी कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उससे आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस या अनबैलेंस्ड कहेंगे। नो, आपको टोटल अवेलेबिलिटी और टोटल रिक्वायरमेंट के सम को देखने के बाद ही बताना है, सम को देखने के बाद ही आपको ये बताना है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पे गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है और हमसे इसने पूछा है द कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि ये फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड से हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप्स जो है मैं आपको डिटेल में नोट्स में ही दूंगी। सबसे फर्स्ट देखो नॉर्थ वेस्ट, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, दैट मीन्स ये कॉर्नर। ठीक है ना, इस कॉर्नर को, तो हमारी जो रेक्टेंगल है, ये जो दिया है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए एलोकेशन। ये जो हमारी है 1 3 1 3 सो ऑन, ये सारी के सारे कॉस्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कहाँ, मार्केट को सामान देने में और प्रोडक्ट को पहुंचाने में, उसकी कॉस्ट यहाँ दी गई है। ये हमारी अवेलेबिलिटीज हो गई और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब देखो करना क्या है, 1 को हमने लिया, ठीक है, 1 को ले लिया, 1 के सामने हमारे पास यहाँ पे एक क्या दी गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे हमारी क्या दी गई है, रिक्वायरमेंट दी गई। दोनों में से जो चीज़ मिनिमम हो आप वो ले लोगे और यहाँ 1 को असाइन कर दोगे। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट 10 फुलफिल हो सकती है, अभी भी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की बची है, तो 15 - 10 कितना बचेगा, 5 अभी भी यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10 डैश करेंगे और यहाँ पे आ जाएगी 5 अभी भी रिक्वायरमेंट बची है, मतलब अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे 10 हमारी इसको कॉस्ट एलोकेट हो गई। अब जब 10 ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो ये वाली जो रो, ये वाली जो कॉलम है, अब आप इस कॉलम को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, इस कॉलम में अब कहीं भी कोई भी कॉस्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। अब हम इसमें इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट, क्योंकि नीचे जा नहीं सकते तो स्ट्रेट ही मूव करेंगे, मतलब राइट और लेफ्ट या डाउन। सो राइट मूव करेंगे। देखो 3, यहाँ पे अभी भी अवेलेबिलिटी है 5 की, लेकिन रिक्वायरमेंट है 10 की, क्योंकि मैंने कहा था दोनों में से जो छोटा वो लेके चलेंगे, तो 5 लेके चलेंगे। यहाँ क्या, 5 - 5 0, और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5। सो यहाँ पे हमारी जो है अवेलेबिलिटी फिनिश हो गई। दैट मीन्स कि ये वेयर हाउस के पास अब कुछ भी नहीं है देने के लिए, फैक्ट्री में जो सामान था वो खत्म हो गया, अवेलेबिलिटी फिनिश हो गई। अब यहाँ से हम इधर नहीं जा सकते, कांट मूव राइट, तो हम कहाँ मूव करेंगे, वी मूव डाउन। तो 2 को देखते हैं, 25 और 5 दोनों में से कौन सी चीज़ हम दे सकते हैं, हम
फिनिश करेंगे जो स्मॉल हो, चाहे तो अवेलेबिलिटी चाहे तो रिक्वायरमेंट। तो स्मॉल है रिक्वायरमेंट तो 5 यूज़ कर लेते हैं, 5 को यहाँ पे कर दोगे 0 और 25 माइनस 5 इज 20। फाइन। सो अब ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है इस फैक्ट मार्केट को, और रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोडक्ट की। अब हम कहाँ मूव करेंगे, राइट 4 में। देखो 20 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे बचा है 10, तो कौन सी चीज़ स्मॉल है, स्मॉल है हमारी रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। 10 की वैल्यू होगी 0, यहाँ नीचे क्रॉस कर दो, 20 माइनस 10 अभी भी बचा है 10। ठीक है, अब हम कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड में। देखो 1 के आगे क्या है, 10 की अवेलेबिलिटी है फैक्ट्री में और मार्केट को 20 की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 10 यूज करेंगे। यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है उसको हटा दो, मतलब खत्म। अब इस प्रोडक्शन हाउस के पास और अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की नहीं है। मार्केट के पास कितने की रिक्वायरमेंट, अभी भी 10 की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि हमने 10 ही दिया है इस प्रोडक्ट में से। अब सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, तो 2 में देखो इस प्रोडक्शन हाउस के पास 10 की अवेलेबिलिटी है और 10 ही की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी 0 और ये भी 0। आपको तब तक ये प्रोसेस चलाते रहना है जब तक आपकी सारी अवेलेबिलिटीज और सारे रिक्वायरमेंट्स 0 मतलब सेटिस्फाई ना हो जाए। अब आपके पास कुछ वैल्यूज आ गई रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर। अब उन वैल्यूज को आप किस तरीके से लिखोगे, देखो 10 इंटू 1, कॉस्ट क्या थी 1, और 10 यूनिट्स आपने ट्रांसफर कर दी इस पर्टिकुलर M1 से P1 को, ठीक है ना। प्लस अब नेक्स्ट क्या है 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लो, 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20। ओके, सो दिस इज योर आंसर। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आना चाहिए। ठीक, चलो अब इसमें समझते हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, वोगल अप्रॉक्सीमेशन के स्टेप्स जो हैं डिटेल मैं अपने नोट्स में डाल दूंगी। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना समझाती थी। पहला स्टेप ये होता है कि आपको क्या करना है, इसको पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पेनल्टी लिखना है, पेनल्टी P1, और यहाँ पे भी लिखना है आपका पेनल्टी P1। आपको हर एक रो में से 2 मिनिमम मतलब फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस है यहाँ पे लिखना है। तो हमारा क्या है, देखो 1 और 3 सेम नहीं लेना वरना 0 आएंगे, उसके अलावा लेना है। तो 1 और 3 का डिफरेंस हो गया 2, 2 और 1 का डिफरेंस हो गया 1, 2 और 1 का डिफरेंस हो गया 1। इसी तरीके से कॉलम वाइज भी 2 मिनिमम एलिमेंट लेके उनके डिफरेंस लेने हैं। सो 2 और 1 आ गया 1, 2 और 1 आ गया 1, 4 और 1 आ गया 3 और 2 और 1 आ गया 1। समझ में आया, 2 मिनिमम एलिमेंट लिए, रो वाइज कॉलम वाइज डिफरेंस लिया, पेनल्टीज के अंदर लिख दिया। अब पेनल्टीज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसको सेलेक्ट किया। वो रो में आ रही है या कॉलम में आ रही है, उस रो या कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। हमारे पास ये आ रही है कॉलम नंबर 3। इस कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको चुनेंगे। 1 4 1 2 वैल्यू है, कोई भी एक लेके चलो, मैं ये लेके चल रही हूँ 1। ठीक है, इसके सामने की अवेलेबिलिटी को देखेंगे, रिक्वायरमेंट को देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको लेंगे। तो 10 और 15 में से वैल्यू आई 10। ठीक है, तो 10 माइनस 10 0 और 15 माइनस 10 इज 5। अभी भी 5 की अवेलेबिलिटी बची है इस प्रोडक्शन हाउस पे, लेकिन मार्केट को और नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। क्लियर हुआ। अब ये पहला स्टेप पूरा हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा स्टेप लेके चलेंगे और ये वाली जो पेनल्टीज हैं इनको हटा देंगे। अब दूसरी पेनल्टीज फाइंड करेंगे दोबारा से। ठीक है, अब ये P1 की जगह बन गई पेनल्टी 2। अब रिमेनिंग में से सब्सट्रैक्शन करो। देखो 1 और 3 मिनिमम है ना, 2 1 और 3, उनमें से कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। 2 माइनस 1 1 आ रही है, 2 माइनस 1 1 आ रही है। ऐसे यहाँ पे देखो 1 और 2 में 1 आ रही है, 2 और 1 में 1 आ रही है, 1 और 2 के डिफरेंस में 1 आ रही है। क्लियर। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। अब क्या आई है रो। अब फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट देखो क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारा 1 3 और 3, तो मिनिमम 1 लेंगे। 1 के सामने की रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, अवेलेबिलिटी की 5, ये रख दो। 5 रखी तो ये हो गया, हाथों हाथ 0 करते जाना, तभी आपको आइडिया आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अभी भी इस मार्केट को 5 यूनिट्स और चाहिए, ये समझ सकते हो। ठीक है ना, इसका मतलब जो ये वाली मार्केट प्लेस है इसके पास अब कोई भी सामान, मतलब जो प्रोडक्ट है, अब इसको प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास बचा हुआ, कहीं और से ले लो, ये वाली बात है। अब रिमेनिंग में से फिर दोबारा वही करना है पेनल्टीज। तो देखो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, मैं यही कर दे रही हूँ। 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 2 2, सब में से मैक्सिमम लेना है। हमारे पास मैक्सिमम कुछ है नहीं क्योंकि ये तो हट चुकी है, ये तो रो ही हट गई ना, इस रो को हम काट देते हैं, ये तो हट गई है। अब ये 1 1 1 1 और 0 में से बताना है। ठीक है ना, तो अब इसमें से एनी ऑफ द वैल्यू यू कैन सेलेक्ट। मैं ये सेकंड रो लेके चल रही हूँ, प्रोसेस वही, रो में से मिनिमम लेंगे। अब अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट से फिर मिनिमम लेंगे। तो मैंने यहाँ 20 लिया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ अभी भी अवेलेबिलिटी बची है 5 की। तो इसका मतलब अब जो 0 हुआ है उस कॉलम उस रो को हटा दो, हटा दी। बचे में से देखो 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, इसको भी हटा दो। अब इनमें से मिनिमम मतलब इन वैल्यू मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम कोई भी नहीं है ना, सब रिपीटेड है 1 1, तो मैं कोई भी लेके चल लूँगी, मैं ये लेके चल रही। अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू है आपके पास थर्ड रो में, हाँ 2 और 1, दोनों में से मिनिमम 1 लेके चले हैं। यहाँ पे क्या आया है 0, यहाँ पे भी 0 क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको वैल्यू दे दी हमने 10। ठीक है, अब ये भी 0 तो मतलब ये भी कैंसिल, और ये भी 0 तो मतलब ये भी कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 बचा है,
बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही बचा है पूरी मैट्रिक्स में, तो आप सिर्फ इसी को ही डील करोगे। तो अवेलेबिलिटी कितनी है 5 की, रिक्वायरमेंट कितनी है 5 की, तो 5 इसको पूरा दे दिया, यहाँ पे भी 0 आ गया, नो अवेलेबिलिटी, नो रिक्वायरमेंट, रेस्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो कितनी आई। तो जो जो यूनिट्स आपने दी हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिलीवर करने के लिए, उसको लिखते जाइए 5 × 1, मतलब पहली वाली, 10 × 1 दूसरी वाली, तीसरी वाली 5 × 2 प्लस 20 × 1 प्लस 10 × 1, ठीक है, 2 3 4 5। सो वैल्यू देखते हैं कितनी आई है, 5 + 10 + 10 + 20 + 10। सो 20 30 40 50 55 इज द कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब आप खुद ही समझ लो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या वैल्यू आई थी और इसमें क्या आई थी, दोनों में कितना डिफरेंस है। इसलिए यूजुअली वैम मेथड को, ऑप्टिमल मेथड को अप्लाई करने से पहले हम प्रेफर करते हैं, लेकिन एग्जाम में बाय नेम जो मेथड दिया हो आप उसी को अप्लाई करेंगे। रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, मैट्रिक्स मिनिमा आप लोग खुद करेंगे और जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेंगे। कल मैं बताऊंगी आपको वैम मेथड के थ्रू ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना और उस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे आपके साथ और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। और किस तरीके की वीडियोस गेट से रिगार्डिंग आप देखना चाहते हो, गेट अपकमिंग जो एग्जाम है 2023 में, और किस तरीके के टॉपिक्स आपको चाहिए, तो वो भी आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।